तो दोस्तों, अगर आप पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हो तो काफ़ी नियम बदल गए हैं। कुछ अच्छे नियम बने हैं, कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, कुछ सुधार हुए हैं। यानी कि खुशी और गम दोनों वाली बातें यहाँ पर हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर एक लेटर है, दूसरा रेगुलेशन है, 2 पीडीएफ अवेलेबल है। दोनों पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो लेटर में क्या लिखा गया है इसको आप पढ़ लीजिए। लेटर में लिखा गया है कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं अब उनको नए नियम के अनुसार अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी होगी और ये सूचना जो है वो संबंधित सभी संस्थानों को भेज दी गई है। ठीक है, तो ये 15 तारीख की न्यूज़ है, 15 नवंबर की न्यूज़ है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत का एक राजपत्र है जो कि यहाँ पर क्लिक करने पर आपको मिलता है और इसमें वो सारे नए नियम बताए गए हैं जो कि अब पीएचडी में लागू होंगे। ठीक है, कुल मिला के लगभग 15 नियम हैं और ये 15 नियम दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। तो ये वीडियो हम इंग्लिश में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा और जो मैं बताऊँगा वो हिंदी में रहेगा। तो इस प्रकार से मैं काफ़ी लोगों को रिलेट कर पाऊँगा, इसीलिए ये जो वीडियो है वो इंग्लिश में रहेगा। हालांकि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो पीडीएफ आपके सामने है इसको आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है उससे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल तो है ही है, नहीं ज्वाइन किया है तो अभी कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करते हैं कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको आप देख लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग 4 साल का स्नातक करते हैं, कुछ लोग 3 साल का स्नातक करते हैं। तो जो लोग 4 साल का स्नातक यानी कि 8 सेमेस्टर का स्नातक किए हुए हैं, अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके पास 1 साल वाला जो मास्टर डिग्री है तब भी उनका काम चल जाएगा। ठीक है, 4 साल और 1 साल मतलब 5 साल उनका हो गया, तो वो लोग पीएचडी कर सकते हैं। जो लोग 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किए हैं, यानी कि जो लोग 3 साल का बैचलर डिग्री जिनके पास है, उनके लिए कंपलसरी ये है कि कम से कम 2 साल वाला वो लोग पीजी कार्यक्रम पूरा किए हों, तब जाके वो अपना पीएचडी कर सकते हैं। संबंधित विषय में होना चाहिए आपका जो मास्टर है। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिस भी विषय से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसमें पीजी लेवल पर 55% मार्क आपका होना कंपलसरी है। हालांकि अगर आप आते हैं अगर आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर में, डिफरेंसली एबल्ड हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तब आपको यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन है। मतलब तब की कंडीशन में अगर आपके पास 50% भी है तब भी आप पीएचडी कर पाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। देखो, अगर आपने 4 साल या 8 सेमेस्टर का अपना बैचलर डिग्री पूरा किया हुआ है और आपका जो है 75% अंक है उसमें, ठीक है, ठीक से समझो बात को, कि 4 साल का स्नातक कार्यक्रम अगर आपने किया हुआ है और आपका जो उसमें स्कोर है वो 75% या इससे अधिक है, तो आप बिना पीजी के ही पीएचडी में एनरोल हो सकते हो। और एक बात और भी कि अगर 4 साल का आपने स्नातक कार्यक्रम पूरा किया है, अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी है 4 साल का किया हुआ है, और अगर आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो अगर आपका 5% मतलब 70% भी लेकर आए हैं तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नातक के आधार पर भी अब पीएचडी करने का अवसर आपको उपलब्ध होगा। तो ये तो बड़ी खुशखबरी होगी सभी लोगों के लिए जो लोग 4 साल का अपना जो है स्नातक पूरा किए हैं, तो उनके लिए ये खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात और भी कि यहाँ पर कुछ और भी नियम हैं जो कि ध्यान से आपको देखने चाहिए। जैसे कि ड्यूरेशन में चेंज कर दिया गया है। पहले जो पीएचडी होती थी उसमें मिनिमम ड्यूरेशन कितनी थी? 2 साल की थी। अब उसे बढ़ाकर मिनिमम कितना कर दिया गया है? 3 साल का। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा? तो 6 साल का। तो कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 6 साल में आपको अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट करनी होगी। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। मतलब कि कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 6 साल, 2 साल का अगर एक्सटेंशन मिलता है आपको किसी विशेष कारण के लिए, तो कुल मिला के 8 साल। वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर डिफरेंशली एबल्ड हैं तब आपको जो है 2 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। मतलब तब 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, प्रोसीजर क्या रहेगा? अब एडमिशन कैसे होंगे? देखो फ्रेंड्स, अगर आपने यूजीसी नेट
या फिर यूजीसी CSIR नेट या फिर गेट या फिर CED, ये जो सारे एग्ज़ाम होते हैं, अगर इसको आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो संबंधित संस्थान जो भी PhD के लिए आपके मतलब फॉर्म निकालेगा वो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, ठीक है। मतलब तब आपको प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठना है। लेकिन अगर आपने नेट, CSIR, गेट या फिर CED पास नहीं किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में संबंधित संस्थान का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये एग्ज़ाम होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा और 50% आपके विषय का होगा। तो इस आधार पर आपको जो है एक टेस्ट देना होगा, ठीक है। और ऑल ओवर अगर आप 50% या इससे अधिक मार्क प्राप्त करते हैं टेस्ट में, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक रिलैक्सेशन फिर मिलेगा, किसको, SC ST OBC और EWS को 5% का, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको बता दें कि जो एडमिशन होगा उसमें 70% आपके रिटन एग्ज़ाम का और 30% इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। फिर आपका जो है मतलब वहाँ पर एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विच आर एलिजिबल टू कंडक्ट PhD प्रोग्राम सेल, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होगा, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज PhD प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे उनको जो है सारी जानकारियाँ एक ब्रोशर के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी। अब यहाँ पर एक और भी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर के लिए। जब भी आप PhD करने के लिए जाते हो तो आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइड के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं कि कौन कौन गाइड बन सकता है और कितने लोगों को वो लोग गाइड कर सकते हैं। तो देखो, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं उसमें एक प्रोफेसर होते हैं या फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है, और उन्होंने PhD की हुई है तो तभी तो बनेंगे, और कम से कम उनके 5 रिसर्च जो हैं पब्लिश हुए हों, तब वो गाइड बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चेंज और भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अगर कोई नियुक्त हुआ है लेकिन उसकी PhD कंप्लीट है और साथ ही साथ उसके 3 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुए हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर गाइड बन सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कितने कितने लोगों को ये लोग गाइड करेंगे ये जानकारी नीचे दी गई है, और कुछ यहाँ पर कंडीशंस भी हैं, जैसे कि सच रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सुपरवाइजर्स कैन नॉट सुपरवाइज रिसर्च स्कॉलर इन अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि सिर्फ अपने ही इंस्टीट्यूट में ये लोग गाइड बन सकते हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूट में ये लोग गाइड नहीं बनेंगे। और भी कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा जो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई प्रोफेसर है तो वो 8 स्कॉलर के लिए गाइड बन सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर जो होगा वो 6 के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो होगा वो 4 स्कॉलर के लिए गाइड बन सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रोफेसर के लिए 8 है, एसोसिएट के लिए 6 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 लोगों को गाइड कर सकता है। तो मतलब अगर कोई प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो कितने लोगों को गाइड करेगा, ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। अच्छा, एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन PhD प्रोग्राम, तो जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है, तो उनको पढ़ने दो, वो लोग विदेश में पढ़ लेंगे अपना। दूसरी बात ये कि कोर्स वर्क क्या होगा, तो ये भी छोड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपके काम आएंगी, तो उसको छोड़ते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि एडमिशन कैसे होगा आपका, ठीक है। अब देखो, ये जो PhD थ्रो पार्ट टाइम मोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि PhD करना चाहता है लेकिन वो जॉब करता है, तो अपनी PhD को कैसे वो कर सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ से आपको NOC लेनी होगी, और जहाँ पर आप PhD करना चाहते हैं वहाँ पर आपको जमा करना होगा। इसके बाद पार्ट टाइम PhD आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नियम और बताए गए हैं। द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, his or official duties permit to devote sufficient time to research. If required, he will be relieved from the duty to complete the coursework. तो ये 3 चीज़ें हैं कि ये चीज़ें लिखकर आपको देनी पड़ेगी जहाँ से आप करेंगे PhD उस संस्थान को, ठीक है। तो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ और कि MPhil जो डिग्री होती थी जो लोग कर चुके हैं वो मान्य रहेगा, लेकिन
अब एमफिल की डिग्री बंद हो गई है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम जो था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं, और लगभग सारे चेंजेस मैंने, जो कि बहुत ही मतलब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, वो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसको जो है आंसर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो PDF है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप PhD करने वाले हैं तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बनता है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।